Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to the English for English channel. Dear students, today we will discuss about how to tell wild animals a poem. और ये poem आपकी NCERT की पोएम नंबर 4 है, क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर 4 एंड इट वाज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकन राइटर हैं जो फेमस हैं अपनी बुक्स के लिए। मिस्ट्री की बुक्स पे लिखती थी, रहस्य से परिपूर्ण, और उनकी फेमस बुक्स हैं साइन ऑफ द सफेनेक्स, द जंगल बुक, द स्टोरी ऑफ बैटी। ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। चलिए आप पढ़ते हैं इनकी जो इन्होंने हमें पढ़ने को दी है हमारे सिलेबस में, 10th के सिलेबस में पोम। और पोम का नाम क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम के थ्रू कैरोलिन वेल्स ने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि अपने आप को जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो हैं। चलिए कुछ एनिमल्स की उन्होंने रिकग्निशन की हमें बताई है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश दीज एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट द पोएम और लेट्स फाइंड आउट कि क्या उनकी मतलब आइडेंटिफिकेशन है, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। चलिए फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. टाउनी का मतलब पहले समझ लीजिए। जो टाउनी वर्ड आया है, डिफ़िकल्ट वर्ड इसी में यही है थोड़ा। टाउनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर, ठीक है, या ब्राउनिश येलो कलर कह लीजिए, येलोइश ब्राउन कलर कह लीजिए। चलिए इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आप कभी किसी चांस से, किसी मौके से गए हैं जंगल्स में कहाँ पे? इन द ईस्ट, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ के ईस्टर्न पार्ट में गए हैं, वहाँ के जंगलों में गए हैं। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और अगर आपको यहाँ पे जाते हुए आपको क्या मिल गया? एक लार्ज, एक बड़ा सा, टाउनी मतलब येलोइश ब्राउन कलर का कोई बीस्ट मतलब जानवर मिला है। फिर रोर्स एट यू, अगर वो आपके ऊपर दहाड़ता है, मतलब वो आपके ऊपर दहाड़ मार रहा है, आपके ऊपर गुर्रा रहा है, जो उसकी आवाज़ होती है ना, रोर ही बोलते हैं ना उसको, दहाड़ना। एज यू आर डाइन, और उसकी दहाड़ से ही आपको लग रहा है कि आप मर रहे हैं। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, आप जान जाएंगे कि ये क्या है, ये है एशियन लायन। ये इन्होंने एशियन लायन का रेफरेंस दिया है स्टूडेंट्स। जो पोएटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि क्यों किया है और कैसे करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, सेकंड स्टैंजा। और इफ़ sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब वो क्या बताना चाहते हैं, पहले इसके वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं। नोबल का मतलब होता है कि मतलब हाई बोर्न होते हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, रॉयल है ना, रॉयल आप इसका मीनिंग निकालिए। और डिसर्न का मतलब होता है रिकग्नाइज करना, उसकी पहचान कर लेना। चलिए अब पढ़ते हैं। और यदि कभी तुम्हें कभी घूमने का मौका मिला है, रोमिंग अराउंड मतलब घूमने का, अ नोबल, अगर आपको एक रॉयल वाइल्ड जंगली बीस्ट मिले, ग्रीट्स यू, आपका वेलकम करता है। अगर आप कहीं घूम रहे हैं जंगल्स में और आपको एक रॉयल वाइल्ड बीस्ट आपको वेलकम करता है विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द येलो ग्राउंड, और येलो ग्राउंड पर उसकी कैसी? ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई है। आप ये देखिए धारियाँ, ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई है ना, आप इस पिक्चर को देखिए, और इसमें टाइगर के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बनी है। तो इसी को बोल रहे हैं कि अगर वो धारियाँ बनी हुई है येलो ग्राउंड, जो उसका सरफेस है येलो, उसके ऊपर बनी हुई है, जस्ट नोटिस इफ ईट्स यू, और आप ये ध्यान रखेंगे कि वो आपको खा जाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये छोटा सा रूल आपको, ये सिंपल सा साधारण सा रूल आपको बता देगा, आपकी सहायता करेगा जानने में द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। आप बंगाल टाइगर को पहचान जाइए, ठीक है। तो उसने अब देखो आपको लायन के बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। उसका एक तो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करा था कि उसकी किस तरीके से
होते हैं येलोइश ब्राउनिश, है ना। और इसकी इन्होंने बताई है कि ये ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं येलो ग्राउंड पे, और वो तो आप उसके दहाड़ से ही मर जाएंगे और ये आपको खा जाएगा तुरंत। तो ये उसने बताने की कोशिश करी है एक टाइगर और एक एशियन लायन के बारे में। अब थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। अब वो बताते हैं, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड द स्पोर्ट्स इज पेपर्ड एज सुन एज ही हैज लैप्ड ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. चलिए पहले इसके वर्ड मीनिंग सीखते हैं। स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है वॉकिंग कैजुअली, ऐसे ही घूमना इधर उधर। फोर्थ, फोर्थ मीन्स होता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ। और जो ये आपका हाइड है, हाइड का मतलब होता है स्किन ऑफ एनिमल से मतलब है यहाँ पे कि जो स्किन है एनिमल की। पेपर्ड, पेपर मतलब जो ये स्पॉट हैं ब्लैक कलर के लगे हुए हैं ना, जैसे आपकी जो काली मिर्च होती है उसकी काली मिर्च के गोल गोल होती है ना, इसी तरीके से वो पेपर्ड के स्पॉट जो लगे हुए हैं इसका मतलब ये है। और जो ये दिया हुआ लैप्ड, लैप्ड का मतलब होता है जंप करना, आगे की तरफ छलांग लगाना। वैसे तो इसकी स्पेलिंग होती है LEAPT, पर इसने यहाँ पे कुछ पोएटिक लाइसेंस की वजह से इसको LEPT कर दिया है, मतलब ए इसमें मिसिंग है, लेकिन पोएट को इस चीज़ की इजाज़त होती है, वो ये सब कर सकता है। यहाँ पे भी उन्होंने लीप को लैप लाई भी लिखा है, तो हम इसको इसी तरीके से देखेंगे। लैप का मतलब लेकिन जंप ही होता है। देखिए, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, आप ऐसे ही घूम रहे हैं, स्ट्रोलिंग मतलब घूम रहे हैं फोर्थ आगे की तरफ, ए बीस्ट यू व्यू, और आप एक ऐसे जानवर को देखते हैं हुज हाइड, जिसकी एनिमल स्किन, मतलब हाइड का मतलब देखा था ना, जिसकी एनिमल स्किन पे स्पॉट बने हुए हैं, धब्बे बने हैं। किस तरीके? पीपर के, जैसे कि एक काली मिर्च के धब्बे होते हैं इसी तरीके से बने हुए हैं। एज सुन एज ही लैप्ड ऑन यू, और जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाए, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और आप जान जाएंगे कि ये क्या है, ये है लेपर्ड। विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप चिल्ला रहे हैं पेन की वजह से। ही विल ओनली लैप एंड विल लैप अगेन, वो आपके ऊपर क्या करेगा? छलांग मारेगा, एक बार दो बार। तो देख रहे हैं ना, जो पोएट है उसने कितने फ़नी वे में, कितने ह्यूमरस वे में इस पोएम को डिपिक्ट किया है, और हमारे सामने जो रिकग्निशन ऑफ द एनिमल्स रखी है। चलिए फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। इफ़ व्हेन यू वॉकिंग राउंड योर आर्ट, अगर आप कभी पूरा पहले पढ़ लेते हैं। यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं इसके। सबसे पहले यार्ड, यार्ड मीनिंग होता है आपका जो घर का आंगन होता है ना, मतलब जो आपके घर में लॉन एरिया होता है, खाली एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यार्ड बोलते हैं। और केयर्स का मतलब किसी प्यार से सहलाना, उसको बोलते हैं केयर्स। चलिए पढ़ते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, है ना। इफ़ यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ एक प्राणी मिलता है, मतलब वहाँ पे उसने बीस्ट यूज़ किया था उन तीनों के लिए, लिपर्ड के लिए, एशियन लायन के लिए और बंगाल टाइगर के लिए, लेकिन यहाँ पे उसने क्रिएचर का यूज किया है, क्योंकि जो भालू होता है उसमें कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक होती है ह्यूमन की तरह। तो वैसे तो क्रिएचर हम उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे उसने उसकी बात की है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको बहुत हार्ड, बहुत टाइट से पकड़ लेगा। बी श्योर इट इज़ अ बियर, आप निश्चिंत हो जाइए ये बियर है। डियर स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा जब हमने वो पिछले तीनों एनिमल्स पढ़े थे उसमें उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करी गई है, लेकिन यहाँ फिजिकल अपीयरेंस को नहीं बताया, जस्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके बिहेवियर से बताई है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, अगर आपको अभी भी कोई शक है, तो मैं गेस करती हूँ, मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि वो आपको एक और केयर देगा, फिर आपको प्यार से सहलाएगा, फिर प्यार की झप्पी देगा, है ना। वो बोला है ना कि झप्पी देगा तेज से, तो कह रहा है कि हो सकता है कि अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो वो फिर से आपको झप्पी कर लेगा। तो ये है एक बियर की रिकग्निशन अकॉर्डिंग टू द पोएट। चलिए आगे क्या बताती हैं जो पोएट हमको किसके बारे में, लेट्स फाइंड आउट।
Though to distinguish beast of prey and no voice might nonplus, the crocodile you always may tell from the henna. Thus, henna come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. अब वो कहते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग्स. डिस्टिंग्विश होता है डिफ्रेंशिएट करना, एक दूसरे के बीच उनकी पहचान करना. बीस्ट ऑफ प्रे जो एनिमल्स होते हैं ना, जो दूसरे का शिकार करते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं जो एक दूसरे के खाने के लिए शिकार करते हैं. जैसे शेर है, शेर खाता है, इस तरीके से दूसरे के सारे क्रिएचर हैं ये भी एक दूसरे को खाते हैं और फिर जिंदा रहते हैं. नो वॉइस का मतलब होता है जो भी इनएक्सपीरियंस्ड होता है, नया होता है किसी काम में, उसको नो वॉइस बोलते हैं. नॉन प्लस का मतलब होता है जो कन्फ्यूजन होता है ना, कन्फ्यूजन होता है, द्विधा होती है, तो उस चीज़ को नॉन प्लस बोलते हैं. चलिए अब देखिए आगे. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अगर आपको पहचान करनी है प्रे करने वाले मतलब शिकार करने वाले 20 जानवरों के बीच में, अ नो वॉइस माइंड नॉन प्लस जो एक अनएक्सपीरियंस्ड इंसान है, इनएक्सपीरियंस्ड है, या फिर जो न्यू है अपने उसमें, वो कंफ्यूज हो सकते हैं. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हैना. दस आपको हमेशा क्रोकोडाइल और हैना अपने तरीके से बताएंगे. शायद आपने पिक्चर देखी होगी या आप जू में गए होंगे तो देखा होगा क्रोकोडाइल किस तरीके का आता है, हैना किस तरीके की होती है. नहीं देखा तो अभी पता चल जाएगा. हैना कम विद मैरी स्माइल्स, और हैना कैसी होती है, हैना आती है हमेशा आपको मैरी स्माइल करती हुई दिखेगी. आप लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी कि जो हैना है वो आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो मैरी मतलब चीयरफुल स्माइल दे रही है. बट दिस इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर आपको वो रोते हुए दिखेंगे, देखिए इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं ना, तो क्रोकोडाइल टीयर्स, ये आपने यहाँ पे कहावत भी सुनी होगी कि घड़ियाली आंसू मत बहाओ, तो वो क्रोकोडाइल वाली बातें होती है. तो क्रोकोडाइल के टीयर्स की बात होती है कि अगर आपको कोई रोता हुआ क्रिएचर दिखेगा तो आप समझ जाइएगा वो है एक क्रोकोडाइल, और अगर आपको मैरी स्माइल की दिखेगी तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, वो है ना. चलिए अगला स्टेंजा पढ़ते हैं. द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is something on the tree, it is chameleon you see. अब वो कहते हैं कि एक ट्रू सही कैमेलियन, एक सच्चा कैमेलियन क्या होता है, स्मॉल होता है. लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग एक किस तरीके की चीज़ होता है, जैसे एक लिजार्ड हो, लिजार्ड मस्ट यू हैव सीन इन योर किचन, इन योर होम की घूमती रहती है इधर उधर छिपकली, तो उसी की तरह का होता है. ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान बिल्कुल नहीं होते. एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना कोई पंख होता है. इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको लगे कि ट्री पे कुछ भी नहीं है, ट्री पे कुछ भी नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी. आप देखेंगे इस पे कैमेलियन है. क्यों बोल रहे हैं ऐसे, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई कुछ भी नहीं है और कैमेलियन भी है, क्योंकि ये आप शायद आपको अगर पता नहीं है तो आप जान जाइए कैमेलियन इज अ सच टाइप ऑफ बीस्ट, ये क्रिएचर कि वो हु चेंजेस इज कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द ट्री, है ना, जो किसी भी ट्री के अकॉर्डिंग अपने कलर को बना लेता है. अगर ग्रीन दिखेगा तो सरफेस ग्रीन है तो वहाँ पे वो ग्रीन कलर का हो जाता है, जिससे वो दिखाई नहीं देता. और अगर ब्राउनिश है तो वो ब्राउन हो जाता है. मतलब जिस तरीके का भी है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने को छिपाने के लिए कर लेता है. तो वो यही बोल रहा है कि अगर वहाँ आपको कोई भी ना दिखे तो आपको क्या करेंगे, आपको क्या समझ जाना चाहिए वहाँ पे कैमेलियन है. डियर स्टूडेंट, ये तो थी पोएम. अब हम इसकी पढ़ते हैं पोएटिक डिवाइसेस, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. चलो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस इस पोम में जो हमारी कैरोलिन वेल्स हैं उन्होंने यूज़ करी है. चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं राइम स्कीम क्या है ना. राइम स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन के आ जाता है कि राइम स्कीम ऑफ द पोएम बताइए या राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा बताइए. तो आप देखिए, चांस इज राइमिंग विद एडवांस, तो हमने इसको ए नाम दे दिया. ईस्ट इज राइमिंग विद बीस्ट, तो ये बी हो गए. डाइन, इनसे तो राइम नहीं करना तो हमने इसको सी नाम दिया. डाइन इन इज राइमिंग विद लायन, लायन डाइन, तो हम ये क्या हुआ, इसकी राइम स्कीम क्या हो गई डियर स्टूडेंट, ए बी सी सी.
तो ये इसकी राइम स्कीम हो गई है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं पोएटिक डिवाइस है एंजाम्बमेंट। एंजाम्बमेंट क्यों है? क्योंकि एंजाम्बमेंट जब होती है पोएटिक डिवाइस, जब हमारी एक लाइन बिना ख़त्म हुए, बिना फुल स्टॉप के, बिना कोमे के, बिना किसी मार्क के दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है तो वो एंजाम्बमेंट होता है। ऐसे ही चांस के बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई, ऐसे एडवांस के बाद देखिए आप, ऐसी डाइन के बाद, तो ये इसमें कौन सी है? इसमें है आपकी एंजाम्बमेंट फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, आप एंजाम्बमेंट पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है? इसमें इन्वर्जन। इन्वर्जन जब कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको पोएट चेंज कर देता है, तो उसमें इन्वर्जन होता है। जैसे देखिए देयर शुड के बाद हमारी वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हुआ? टू यू एडवांस, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें एसोनेंस आया है। एसोनेंस जब किसी वोवल की बार बार रिपीटिशन होती है, चाहे वो बीच में है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एसोनेंस बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए जैसे ओ आया, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ओ की साउंड आ रही है बार बार, वो आपको ओ की साउंड इसमें भी मोस्ट प्रोमिनेंट मिलेगी, यहाँ ओ ओ ओ ओ, तो ये इसमें क्या है? एसोनेंस आया है। एल्यूज़न भी आया। एल्यूज़न क्या होता है? जब किसी फेमस चीज़ का हम कोई रेफरेंस देते हैं ना, जैसे लायन का इन्होंने दिया एशियन लायन, लायन ही नहीं कहा, उसने एशियन लायन कहा है क्योंकि एशियन लायन फेमस होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का, एल्यूज़न का मतलब होता है उद्धरण, तो किसी चीज़ का जब हम रेफरेंस देते हैं तो उसमें एल्यूज़न आपकी पोएटिक डिवाइस होती है। तो इसमें एल्यूज़न पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। चलिए दूसरा स्टैंजा देख लेते हैं जल्दी से। दूसरे स्टैंजा में सबसे पहले राइम स्कीम देख लीजिए। राइम स्कीम राउंड, ग्राउंड, ए हो गया, यू बी हो गया, लर्न, डिसर्न, तो ये फिर से इसकी जो राइम स्कीम हो गई है ए बी सी, है ना। सबसे पहले तो आपको यही देखना है, और इस पूरी पोएम में जो 6 स्टैंजा हैं सभी की राइम स्कीम सेम है। अब देखते हैं इसमें भी क्या इन्वर्जन यूज़ हुआ है। हाँ, इसमें भी इन्वर्जन यूज़ हुआ है। इसमें भी जो होना चाहिए, जो रूल होता है एक किसी उसका, वो नहीं यूज़ हुआ है, तो इस वजह से इसमें भी इन्वर्जन आपका पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। अगली देखते हैं क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। इसमें हुआ है एल्यूज़न। एल्यूज़न क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि इसमें भी इन्होंने एशियन टाइगर जैसे लिया था, ऐसे ही बंगाल टाइगर, बंगाल का रेफरेंस लिया है, तो इसमें भी क्या है? एल्यूज़न है। एल्यूज़न पोएटिक डिवाइस है। अगला देखते हैं कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। अगली यूज़ हुई है इसमें एसोनेंस। एसोनेंस क्यों यूज़ हुई है? क्योंकि बार बार वोवल का रिपीटेशन हुआ है, तो बार बार वोवल की रिपीटेशन, ओ देखो यहाँ पे ओ साउंड इज़ वेरी प्रोमिनेंट ना, तो दैट्स वाई वी विल से कि यहाँ पे आपका क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पे यूज़ हुआ है आपका एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच, है ना। एसोनेंस की स्पेलिंग आपको पता ही होगी, देखिए यहाँ पे ASSONANCE, एसोनेंस। तो एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। अब थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। थर्ड स्टैंजा क्या है? थर्ड स्टैंजा में सबसे पहले तो आप एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच देखिए। एलिट्रेशन मीन्स जब बार बार एक ही वर्ड की बार बार क्या होती है? रिपीटिशन होती है, तो उसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। देखिए अब ये देखिए, शुरुआत में जब स्टार्टिंग में वो एच है ना, तो एच और एच 2 या 2 से ज़्यादा बार यूज़ होता है, तो वो क्या होता है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, है ना। स्पेलिंग होती है ALLITERATION, एलिट्रेशन, है ना। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है इसमें एल्यूज़न तो यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिया नहीं है उसने, और इसमें आपका
पोएटिक लाइसेंस। कैसे पोएटिक लाइसेंस कैसे? जैसे अब देखिए इसमें यूज़ किया है पोएट को LEAPT होता है ना, लेफ्ट की स्पेलिंग LEAPT, और पोएट ने क्या यूज़ किया है, इसमें ए को डाला ही नहीं है, LEPT यूज़ किया है, क्योंकि पोएट को ये आज़ादी होती है उसकी राइम करने के लिए पोएम में कि वो स्पेलिंग को चेंज कर सकता है। तो इसी में वही पोएटिक लाइसेंस जो हमारी पोएट हैं उन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे भी छलांग के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, LEAP की जगह LEP लगाया है। और इसमें बार बार क्या हो रहा है, इसमें रिपीटेशन ऑफ द वर्ड भी हो रहा है, तो इसमें रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है ना, जो बार बार रिपीट होता है तो क्या होता है, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है। चलिए अब चलते हैं फोर्थ स्टैंजा में। फोर्थ स्टैंजा में आप देखिए सबसे पहले एंजाममेंट। एंजाममेंट क्यों है, क्योंकि देखो यार्ड के बाद सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ और दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, मतलब ना फुल स्टॉप है ना कोमा है, ऐसे ही गेस के बाद दूसरी लाइन शुरू हो गई है बिना फुल स्टॉप कोमे के, तो ये क्या है, ये एंजाममेंट पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या यूज़ हुआ है। दूसरा यूज हुआ है इसमें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कैसे, एलिट्रेशन ऐसे स्टूडेंट्स, इसमें जो जब एक ही वर्ड बार बार आता है तो उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। एक वर्ड मतलब एक ही वर्ड एक से ज़्यादा में बार बार यूज होता है, जैसे वी है ना, इस तरीके से, तो ये क्या होता है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इसको। ये हो गया हमारा। और दूसरा इसमें एसोनेंस भी यूज हुआ है। एसोनेंस कैसे, एसोनेंस जब कोई वोवल की साउंड बार बार रिपीट होती है ना, तो उसमें क्या होता है, एसोनेंस होता है। अब ओ साउंड इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन द फर्स्ट लाइन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एसोनेंस इज ऑल्सो यूज्ड इन द फोर्थ स्टैंजा। चलिए फिफ्थ स्टैंजा पे चलते हैं। अब फिफ्थ स्टैंजा में देखते हैं कि कौन सी हमारी वो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। देखिए सबसे पहले राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम तो सभी में वही है बच्चों, वो सभी में देखनी है सारे स्टैंजास में आपको। देखिए प्रे इज मैचिंग विद मे, नोन प्लस इज मैचिंग विद दस, स्माइल्स इज मैचिंग विद क्रोकोडाइल्स, तो वही हो गई हमारी राइम स्कीम। A B C तो वो तो है ही हमारी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कैसे यूज हुई है स्टूडेंट्स, आप देखिए, ये देखिए नो वॉइस नोन प्लस है ना, तो एन की रिपीटेशन है स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में, तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये है एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। चलिए अब देखिए अगला क्या है, एंजाममेंट भी यूज़ हुआ है इसमें। अब तो आपको याद हो गया होगा बिल्कुल एंजाममेंट क्या होता है, कि जब प्रे के बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है, मे के बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है ना, लेकिन कोई भी फुल स्टॉप कोमा नहीं है, तो ये एंजाममेंट है। चलिए नेक्स्ट सेंजा पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंजा पे एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्यों है, पहले राइम स्कीम तो देख ही ली होगी आपने, या मैं बताऊं फिर से, स्मॉल ऑल के साथ, थिंग विंग के साथ, ट्री सी के साथ मैच कर रहे हैं, तो हो गई हमारी ABCC है ना, राइमिंग स्कीम हो गई है। ये क्या है, राइम स्कीम। और अब हमने मैंने आपको क्या बताया, एलिट्रेशन भी है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि एलिट्रेशन कहाँ है, क्योंकि एलिट्रेशन इसलिए इसमें जो H साउंड है इसमें स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में बार बार यूज हुई है, दो या दो से ज़्यादा बार जब शुरुआती में किसी भी अल्फ़ाबेट के बार बार रिपीट होता है तो वो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। तो ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और कॉन्सोनेंस भी है, कॉन्सोनेंस एसोनेंस तो मैंने आपको बताया कि एसोनेंस जब होता है जब वोवल बार बार कहीं भी आ सकता है, बीच में या आगे पीछे एक ही साउंड बार बार आती है। लेकिन कॉन्सोनेंस जब होता है जब कोई कॉन्सोनेंट, आप जानते ही हो कि वोवल हमारे 5 होते हैं, AEIOU, अगर इनकी साउंड है तो वो एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है, AEIOU है ना, तो ये है एसोनेंस है ना। अगर लेकिन इनके अलावा कोई भी और दूसरे अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के तो उसमें कॉन्सोनेंस होती है। तो इसमें कॉन्सोनेंस क्यों है, क्योंकि इसमें जो जी साउंड है वो बहुत प्रोमिनेंट है, वो बार बार यूज़ हो रही है। जैसे ये देखिए यहाँ पे देखिए जी है ना, इस तरीके से, तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें कॉन्सोनेंस।
आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद इंग्लिश। थैंक यू।